जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में एक नया सेशन शुरू करने के लिए जा रहे हैं और ये सेशन सीटेट वालों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन में हम A to Z जो मैथ का सिलेबस है उसको कवर करने वाले हैं। एक एक चैप्टर करके सारे चैप्टर इस सेशन में आपको पढ़ाने वाले हैं। और इस सेशन की खास बात यह है कि जो क्लासेस में आपको सवाल कराए जाएंगे हर एक चैप्टर के, वो सारे के सारे सवाल जो होंगे प्रीवियस ईयर के सवाल होंगे। इससे होगा ये कि जो बच्चे जो साथी अपना प्रीवियस ईयर करना चाहते हैं सीटेट का, उनका सीटेट का प्रीवियस ईयर इसी सेशन में हो जाएगा। और जो रिवीजन करना चाहते हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा। साथ ही साथ जिन साथियों को मैथ में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी इस सेशन में उन्हें मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें ताकि पढ़ने और पढ़ाने दोनों में अच्छे से ज्यादा मजा आ सके। आइए शुरू करते हैं आज के अपना ये वीडियो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति और संख्याओं का जोड़ घटाव, साथ ही साथ संख्याओं का गुणा और भाग भी देखेंगे। देखिए कहा गया है क्वेश्चन 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 से घटाई जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ बताना है, यानी कि दो संख्या प्राप्त होंगी, एक बार जोड़ के एक बार घटा के। देखिए 50 है, 50 में मैंने मान लिया x जोड़ा गया। दूसरी संख्या क्या है, 50 थी, उसमें माइनस किया गया कितना x। उसने कहा ये दोनों जो संख्याएं बनी है इनका योग बताना है। तो x से तो x कट जाएगा, 50 और 50 कितना बचेगा, 100 बचेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है देखिए सीटेट में जो मैथ पूछा जाता है वो देखने में तो आसान होता है, लेकिन सवाल उसमें ऐसे होते हैं जिनमें आपको सोचना पड़ता है, अपना दिमाग लगाना ही पड़ता है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है, आशा घर के खर्च में से रकम बचाकर एक मोबाइल खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपए, बुधवार को 100 रुपए और शुक्रवार को 80 रुपए बचाती है तथा रविवार को इनमें से 60 रुपए खर्च कर देती है। तो 5,950 रुपए का मोबाइल खरीदने के लिए उसे कितने सप्ताह बचत करनी पड़ेगी। तो बचत निकाल लो, एक सप्ताह की कितनी है उसके हिसाब से देख लेंगे कितने सप्ताह करनी पड़ेगी। तो सोमवार को बचाया उसने 50 रुपए, बुधवार को बचाए 100 रुपए और फिर शुक्रवार को पहले बचाए 50, फिर 100, फिर 80, यानी कि टोटल बचत देखूं तो 230 रुपए की उसने कर लिए। लेकिन रविवार को उसने क्या किया, इसमें से 60 रुपए खर्च कर दिए। अब अगर 60 रुपए खर्च कर देगी 230 में से, तो बचत कितनी हो गई, 170 रुपए की। यानी कि बचत जो की उसने फाइनल वो 170 रुपए की कर ली है। एक हफ्ते में 170 रुपए बचा लेती है, तो 5,950 रुपए कितने सप्ताह में बचाएगी, बस इतना ही बताना है। 5,950 रुपए कितने सप्ताह में बचा लेगी, बस 170 से भाग कर दो। 17 जीरो से जीरो कट गया, 17 तिया और 17 पंजे 85। ठीक है, यानी कि 35 आपका आंसर होगा इस सवाल का। 35 हफ्ते तक वो बचत करेगी, तब जाके उसकी बचत 5,950 रुपए आएगी। 17 से डिवाइड कर दिया 35 बार 595 को। उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आ गया। ये नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, अगर आपको कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आएगी कोई भी चीज, तो वीडियो को रिवाइंड कर लेंगे, रिकॉर्डेड बैच तो है ही आपके पास। देखिए यदि 8 अंकों वाली संख्या, ये जो संख्या है इसमें 8 अंक है, 2 4 6 और 2 8 आपके सामने है। ये संख्या जो है 88 से विभाजित है, तो 3x प्लस वाई का मान बताना है। अगर कोई संख्या 88 से विभाजित है तो वो 11 से भी विभाजित होगी और गुणा 8 से भी विभाजित होगी, दोनों संख्याओं से विभाजित होगी। अब यहां जो आपको पढ़ना है वो 2 रूल पढ़ने हैं। एक तो 8 का रूल पढ़ना है। 8 का रूल क्या होता है वो समझ लो। देखो 8 का रूल ये है, अगर कोई संख्या 8 से कटती है तो उसके लास्ट के अंतिम 3 अंक जो हैं, अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएंगे। अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएंगे, 8 से कटेंगे। समझ रहे हो, ये मैंने आपको बताया। देखिए आधा लिखा है, आधा बोल के बताया, दोनों चीजें पर ध्यान देंगे। अगर कोई संख्या 8 से कटती है तो उसके लास्ट के जो 3 अंक हैं वो भी 8 से
कट जाएंगे बस। तो 8 का रूल जो हमारा है उस पे काम कर लेते हैं पहले। अगर मैं इसमें लास्ट के 3 अंक देखूं तो क्या है, 67/22, 67/22 तो है लास्ट के 3 अंक, तो 67/22। तो संख्या तो 8 से कट रही है, ये तो तुमसे पहले ही कह दिया सवाल में। तो मैं इसके लास्ट के 3 अंक को विभाजित करके देखता हूं, जिससे मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। 8 सत्ते 56, 8 8 64, ठीक है। 64 कट जाएगा, बचेगा कितना, 3 बचा, ठीक है। अब जो है y, यहां पर क्या है y, अब y के स्थान पर कोई ऐसी संख्या आएगी जो लिखने पर 8 से कट जाएगी, यानी कि 8 3 24, 8 चौक 32। तो y बराबर अगर मैं 2 ले लूं तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी कि नहीं, यानी कि y की वैल्यू आपके पास आ गई 2, ठीक है, 8 से भाग करने के बाद। अब जो संख्या मेरे पास बन गई वो क्या बन गई बताओ, 30x 0 86 और 72। अब संख्या तुम्हारे पास ये बन गई। अब y की वैल्यू है, अब सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकालना बाकी रह गया है। 8 का नियम मैं लगा चुका, अब देखते हैं 11 का नियम। 11 का नियम क्या होता है वो देखो, यहां से पहली संख्या पकड़ो, एक संख्या छोड़ो अगली संख्या में जोड़ दो, एक संख्या छोड़ो अगली संख्या में जोड़ दो, एक संख्या छोड़ो अगली संख्या में जोड़ दो। इस तरह से हमें जोड़ना रहता है। अगर मैं देखूं 6 और 8 सॉरी 3 और 8 11, 11 और 7 18, और ये एक क्या है x, 18 प्लस x, यानी कि पहले वाली जो संख्याएं हैं उनका योग आ गया 18 प्लस x। इन वाली संख्याओं का योग करने के बाद जो बाकी संख्याएं बची उनका योग करके इसमें से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यही होता है 11 का नियम। और घटाने के बाद या तो 0 आ जाए या फिर ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से कट जाए, ठीक है। तो देखिए 0 में 0 जोड़ोगे 0 ही रहेगा, फिर 6 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। अब इस वाले योग को इसमें से घटा देंगे तो बचेगा क्या, x प्लस, या 18 में से 8 गया तो 10 और प्लस क्या है x। अब यहां पर 0 तो नहीं बन सकता क्योंकि 10 में जुड़ रहा है। अगर घट रहा होता तो 0 बन जाता, लेकिन जुड़ रहा है तो 0 नहीं बनेगा। तो x की जगह पर ऐसी संख्या रख लो जो कि हमें ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए जो 11 से कटती हो। अगर मैं x की जगह 1 रख लूं तो बताओ 11 आ जाएगा। अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो 11 आ गया, और 11 जो है 11 से पूरा कट जाएगा। इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू आपके पास 1 है, x की वैल्यू 1 आ गई आपके पास, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1। कुछ नहीं करना है, इसमें रख दो बस, x की जगह 1 और y की जगह 2, यानी कि 3 कम 3 और 2 5, 5 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए थोड़ी स्पीड तो रखनी पड़ेगी क्योंकि टाइम बहुत कम है, पढ़ना बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी है, ठीक है, देखते हैं। कहा गया पूर्णांक 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या ज्ञात करो। अभाज्य समझ लीजिए क्या होता है, अभाज्य संख्याओं के बारे में जान लीजिए। अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से नहीं कटती, अपने आप से कटती है या फिर 1 से कटती है। तो मैं सबसे पहले अभाज्य संख्या बता दी। उसके बाद अगर मैं युग्मों की बात करूं तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा, संख्याओं का जोड़ा हो गया, ठीक है। अभाज्य संख्याओं के जोड़े आपसे पूछे हैं। तो अगर मैं अभाज्य संख्या देखूं 1 से लेकर 100 तक की वो बात कर रहा है, तो कितनी संख्याएं होंगी या कौन कौन सी होंगी, देखो 2 होगी, एक तो 3 होगी, एक 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी, 13 होगी, और 17 होगी, 19 होगी, 23 होगी, 23 के बाद 29 होगी, 31 होगी, और 37 भी होगी, 41 होगी, 43 होगी, और 47 भी होगी। 47 के बाद क्या आएगा, 47 के बाद आएगी संख्या 53, 53 के बाद आएगी 59, 59 के बाद आएगी 61, 61 के बाद 67, फिर है 71, 71 के बाद है 73, 73 के बाद है 79, 79 के बाद 83, 83 के बाद 89, 89 के बाद 97। ये जो सारी संख्याएं मैंने आपके सामने लिखी है, ये क्या है, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन अगर इसमें युग्म पूछे गए हैं तो कुछ लोग आप में से ये सोच रहे होंगे कि इनके जोड़े बना दो 2-2 के और उनकी गिनती करके बता दो कितने युग्म बन गए, तो आप बिल्कुल गलत हो जाओगे। अभाज्य युग्म जो होते हैं उनको समझ लो क्या होते हैं, ठीक है। अभाज्य युग्म क्या होते हैं वो समझ लो। नोट पॉइंट करके एक चीज लिखेंगे, देखिए मैं शॉर्ट में लिखूंगा, जो बोलूंगा उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। वह संख्याएं, वह अभाज्य संख्याएं, वह अभाज्य संख्या, वह अभाज्य संख्या जिनके बीच में, जिनके
बीच का अंतर, जिनके बीच का अंतर 2 हो, अभाज्य युग्म कहलाते हैं। अभाज्य युग्म कहलाते हैं। ठीक है, तो अभाज्य युग्म कहते किसे हैं आपको पता चल गया। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर केवल और केवल 2 हो, उन्हें ही अभाज्य युग्म कहते हैं। तो अगर मैं अभाज्य युग्म यहां पर देखूं इन संख्याओं में तो कितने बनेंगे। देखिए 2 और 3 के बीच का अंतर कितना, 1। तो ये तो युग्म बनेगा नहीं। युग्म क्या बनेगा वो देखो, 3 और 5 बनेगा, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना है, 2 है। और इसके बाद अगर मैं 5 और 7 को देखूं तो एक युग्म ये भी बन जाएगा, क्योंकि इनके बीच का अंतर 2 है। उसके बाद अगर मैं देखूं 7 और 11 के बीच तो ज्यादा अंतर आ रहा है, तो 11 और 13। ठीक है, अब आप एक बात समझो, मैं वो जोड़े लिख रहा हूं जिनके बीच का अंतर 2 है। ठीक है, तो आप समझना इस चीज को। उसके बाद अगर मैं देखूं तो 17 और 19 एक युग्म बन जाएगा। अगर उसके बाद आगे चलें तो बन जाएगा आपके पास 29 और 31 का युग्म। 29 और 31 का एक युग्म बन जाएगा। और उसके बाद देखूं तो 41 और 43 का एक युग्म बन जाएगा। ठीक है, इसके आगे चलें तो एक युग्म बनेगा 59 और 61 का। 59 और 61 का एक युग्म बन गया। आगे देखें तो 71 और 73 का एक युग्म बन जाएगा। और उसके आगे चेक करूं तो मैं कोई भी ऐसी संख्याएं नहीं है या कोई भी ऐसे जोड़े नहीं है दो संख्याओं के जिसमें अंतर 2 आ रहा हो। तो आपके मैक्सिमम युग्म जो बनेंगे वो यही बनेंगे। अब इन्हें गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 युग्म आपके बन गए इसमें। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इस सवाल का। तो उम्मीद है आप सभी को ये अभाज्य युग्म भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखिए कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक तो आरोही क्रम होता है और एक अवरोही क्रम होता है। पढ़ाई होगा आपने सबने। आरोही क्रम क्या होता है पहले ये समझ लो। आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या होता है, संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता क्रम। जैसे मान लो पहले 0 फिर 1 2 3 4 5, ये संख्याओं का क्या है, आरोही क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है। अब अगर मैं बात करूं दूसरा होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, देखो इस वाले बैच में जो है ना, ऐसा नहीं है कि बस घास काट के और अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी गई। आपको सिखाने का मन लेकर मैं आया हूं और सिखाने का मन लेकर ही आपको इस बैच को अटेंड करना है। ठीक है, संख्याओं को, अवरोही क्या होता है, संख्याओं का घटता हुआ क्रम, घटता क्रम। ठीक है, जैसे 5 4 3 2 1 0, पहले बड़ी संख्या फिर ऐसे ही छोटी होती चली जाएगी। तो आपसे पूछा क्या, आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम पूछा है, तो आप पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या। और सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पर, 0.77। उसके बाद अगर मैं देखूं तो क्या है, 7.007। ठीक है, अगर मैं तीसरी संख्या देखूं तो क्या है, 7.07। देखो आपसे पूछा था संख्या का तृतीय स्थान पर होगी, तीसरा स्थान पूछा था, तीसरे स्थान पर क्या आ गई, 7.07। तो आगे कुछ लिखो ही मत, आपका आंसर आ गया तीसरा वाला जो है 7.07, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। आगे बनाओगे तो टाइम खराब करने से क्या फायदा है। तीसरी संख्या चाहिए थी, तीसरी संख्या आ गई है, आंसर टिक करो और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखेंगे क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी मैंने एक सवाल कराया है। उसमें पूछा है एक संख्या दी गई है आपको 7 अंकों की और 72 से विभाजित है। ठीक है, 72 से विभाजित का मतलब क्या हो जाएगा बता, 72 से अगर कोई संख्या विभाजित है तो वो किससे विभाजित होगी, 8 से और 9 से, क्योंकि 8 नीम 72, सही है, 8 नीम 72, तो 8 से भी विभाजित होगी और 9 से भी विभाजित होगी। 8 का नियम आप देख चुके हो, लास्ट के 3 अंकों को डिवाइड करके देख लेंगे, 8 58 22 बटे 8, 8 सत्ते 56, बचा कितना 2,
बचा कितना 2, यानी कि संख्या हो गई 2y। अब y के स्थान पर ऐसी संख्या आएगी जो क्या है, ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी कि y के स्थान पर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। ठीक है, y के स्थान पर 4, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी। उम्मीद है ये y की वैल्यू कैसे निकाली आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का एक सवाल मैं पहले भी करा चुका हूं, अच्छे से समझा चुका हूं। अब जो संख्या आपके पास बन गई वो बन गई 1 1 3 4 x 5 8, और y की जगह कितना रखेंगे अब 4, क्योंकि y की वैल्यू मैंने निकाल ली है 4। अब देखो 8 से तो मैंने चेक कर लिया, 9 से भी चेक कर लेते हैं। 9 से तो कटेगी, 9 से भी कटेगी। ठीक है, देखिए 9 का रूल भी अभी बताता हूं आपको क्या होता है, 9 से कटेगी। देखिए 9 का रूल ये होता है, अगर कोई संख्या 9 से कटती है तो उसके अंकों का योग भी 9 से कटेगा, उसके अंकों का योग 9 से कटेगा, 9 से कटेगा। ठीक है, ये बात समझना। अब जैसे देखो यहां पर 9 का नियम आया, 8 का आया, 11 का आया, तो तीनों नियम मैंने आपको बता दिए। लेकिन नियम और भी बहुत सारे होते हैं, सारे के सारे नियम डिस्कस नहीं करेंगे। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस सेशन में जो है जो भी चीज आपके सामने आ गई वो आपको एक्सप्लेन की जाएगी। ठीक है, देखिए अगर अंकों का योग भी 9 से कटेगा तो मैं 9 काट देता हूं, 5 और 4 9 कट गया। उसके बाद देखिए कितना बचा, 8 और 1 9, ये भी कट गया। अब ये बचा 4 और 3 7 7। अगर संख्या 9 से कटती है तो यहां भी कितना आना चाहिए 9, 4 और 3 7, तो ये है x की जगह कितना रखना पड़ेगा 2। 9 बनाने के लिए x की जगह क्या रखना पड़ेगा 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, बात खत्म हो गई। अब y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 2 है, रख दो। तो 2 गुणा क्या आ गया देखो, 2 गुणा x की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू 4, 2 दूनी 4 और 4 8 आ गया। 8 आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और सारे के सारे सवाल आप देख पा रहे होंगे क्या है, प्रीवियस ईयर के सवाल है, सी टेट में पूछे गए सारे के सारे सवाल। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो पूछा ना गया हो सी टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कुछ संख्याओं की गुणा करके, जैसे 72 गुणा 28 बराबर है 36 गुणा 4, और यहां पर एक खाली जगह छोड़ी है, यहां पर आपसे पूछा है क्या संख्या आएगी। तो ऐसी संख्या रखो यहां पर जो दोनों साइडें बराबर हो जाए गुणा करने पर, यही तो वो बोल रहा है। अगर मैं आप यहां पर आपसे कहूं कि 72 गुणा 28 आप लिख लो, बराबर आपको क्या दिया है 36 गुणा 4 दिया है, और गुणा में एक स्थान खाली छोड़ दिया है। मैं मान लेता हूं उस स्थान की जगह x आएगा। ठीक है, x मैंने मान लिया। अब मुझे क्या निकालना है x की वैल्यू। तो देखो 36 धुनी 72 और 2 धुनी 4, और 2 से जब 28 को काटोगे तो 14 धुनी 28। x बराबर कितना आ गया 14 आ गया, x बराबर 14। ठीक है, अब 14 तो आंसर है नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शनों को पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या कह रहा है 7 का गुणज है, हाँ है, 14 7 का गुणज होता है। दूसरा क्या कह रहा है एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है भाई, 2 से भी कट जाएगी 7 से भी कट जाएगी। ठीक है, अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से ना कटे। 10 से कम है नहीं, 10 से ज्यादा है 14, तो डी। एक सम संख्या है, हाँ सम संख्या है, 14 एक सम संख्या होती है। ई 56 का गुणनखंड है, 56 का एक गुणनखंड है 14, 14 चौका 56, 14 से 56 कट जाएगा तो 14 56 का क्या हो गया गुणनखंड। ए डी और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, क्लास समझ में आ रहा है सब कुछ जो मैं बता रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करो इस सेशन से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कौन सी संख्या हूं। एक संख्या है जो आपसे बात कर रही है, बोल रही है मैं कौन सी संख्या हूं, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, मैं 3 4 6 का सर्व गुणज हूं, मैं कुल 9 गुणनखंड है, मेरे कुल 9 गुणनखंड है, ये बोल रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट है मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, तो चारों की चारों 2 अंकों की संख्याएं हैं और सम है। ठीक है, और नेक्स्ट देखूं तो 3 4 और 6 से सर्व गुणज हूं, यानी कि 3 और 4 6 से, तीनों से कटती होगी। तो क्या 56 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही कट जाएगा आपका। अब बचता है एक स्टेटमेंट, मेरे 9 गुणनखंड हैं, बस यही निकालना है। गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है इस सवाल में ये सिखाऊंगा मैं आपको। देखो 24, मैंने 24 लिखा, 24 के फैक्टर कर रहा हूं मैं, 2 दूनी 4
धुनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। यानी कि 2 की घात 3 और गुणा 3 की घात 1, ये क्या आ गया, इसके फैक्टर आ गए। उसके बाद आता है सी नंबर यानी कि 36, क्या है, 3 धुनी 6, 6 तिया 18 और 18 धुनी 36, ठीक है। यानी कि 2 की घात 2 और गुणा 3 की घात 2, 3 भी 2 बार है और 2 भी 2 बार है, इसलिए घात 2 2 आ जाएगी। नेक्स्ट बचा आपके पास 48, ठीक है। 48 के फैक्टर अगर मैं करूं तो 3 धुनी 6 धुनी 12 धुनी 24 धुनी 48, यानी कि 2 की घात कितनी आ गई, यहाँ 4 और 3 की घात कितनी आ गई, 1। अब जो फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है उस पर चलते हैं, आओ। फॉर्मूला, आप ये लोग ये मत सोचना मैंने ये फैक्टर निकाल लिए तो अब यहां से देख लेंगे किसके फैक्टर 9 बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले गुणनखंड की घात प्लस 1, ठीक है। पहले गुणनखंड की घात प्लस 1 इंटू दूसरे गुणनखंड की घात, शॉर्ट में लिख रहा हूं, गुणनखंड की घात प्लस 1, यानी कि दोनों घातों में एक एक जोड़ दो और उनकी आपस में गुणा कर दो, बात खत्म। पहला गुणनखंड क्या है 2 और दूसरा क्या है 3, लेकिन घात क्या है, पहले गुणनखंड की घात 3 और दूसरे गुणनखंड की घात 1 है। पहले वाले को चेक कर लेते हैं, लो पहले गुणनखंड की घात 3 है प्लस 1 जोड़ दिया, इंटू दूसरे गुणनखंड की घात 1 है प्लस 1 जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया, 3 और 1 4 और ये कितना हो गया 2, तो यानी कि 4 धुनी 8, 4 गुणा 2 बन गया, ये 4 धुनी 8। कितने गुणनखंड आए इसके, 8 गुणनखंड आए, लेकिन हमें चाहिए कितने गुणनखंड, 9, यानी कि बी ऑप्शन भी आपका कट गया। अब देखते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है, पहला गुणनखंड की घात 2 है प्लस 1, ठीक, दूसरा गुणनखंड की घात भी 2 है प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 गुणा 3, यानी कि 3 तिया 9, और यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 9 आ गई। यही तो आपसे पूछा था, मेरे कुल गुणनखंड 9 है, यानी कि 36 आपका आंसर हो जाएगा, डी भी कट जाएगा। तो उम्मीद है कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्वेश्चन तो बड़ा आसान है लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। यहां पर कहा गया है अंकों 2 3 4 6 7 और 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। आप देख रहे हैं 6 अंक हैं, 6 अंकों से हमें 2 संख्याएं बनानी है, 3 3 अंक की। कहा गया योग करने पर अधिकतम, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल में, अधिकतम संभव संख्या क्या हो सकती है। देखिए अगर अधिकतम की बात है तो मुझे इसमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी, है ना, तभी तो अधिकतम आएगा। अगर मैं बड़ी से बड़ी संख्या बनाऊं तो सबसे पहले बड़ी संख्या क्या है 8, फिर उससे छोटी क्या है 7, उससे छोटी क्या है 6, उससे छोटी क्या है 4, उससे छोटी क्या है 3, उससे छोटी क्या है 2। आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये मैंने 2 जो संख्याएं बना दी हैं इनसे बड़ी संख्या आप बना नहीं पाओगे इन अंकों से। ये मैक्सिमम संख्याएं हैं, बड़ी से बड़ी संख्याएं हैं जो इन अंकों से बनाई जा सकती हैं। अब आपसे पूछा क्या है, इनका योग ही तो पूछा है, तो जोड़ दो इन्हें, 432, ठीक है, जोड़ दो, 6 और 2 8, 7 और 3 10, 12 और 1 13, यानी कि 1308 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सवाल में कुछ भी नहीं था और बहुत कुछ था अगर आप समझो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सारे के सारे सवाल जो है आपके सीटेट में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, और इसी पैटर्न पर इसी आधार पर सवाल आते हैं, कोई नया चेंजेस कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। लैंग्वेज वैल्यूज तो बदली हुई होंगी, ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज और वैल्यू भी सेम रहेंगी। कहा गया एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र क्या खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 छात्र टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं, बाकी तैराकी के लिए जाते हैं, ठीक है। यदि वॉलीबॉल खेलने वालों की छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। संख्या आपको किसकी दी है, वॉलीबॉल खेलने वालों की। आप समझो, मान लो टोटल छात्र x हैं, x छात्र में से 1/4 छात्र जो है क्या खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं,
1/4 छात्र जो है वॉलीबॉल खेलते हैं। वॉलीबॉल क्यों लिया मैंने, क्योंकि वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या दी है मुझे कितनी, 160। तो ये हो गई वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या, जो कितनी दी गई है मुझे सवाल में, सवाल में मुझे दी गई है 160। ठीक है 160। अब अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो 16 चौका 64, यानी कि 640 कुल छात्र हैं। टोटल छात्र जो है 640 हैं। आपसे पूछा है कितने छात्र शतरंज खेलते हैं, तो शतरंज खेलने वाले कितने हैं, 1/16 छात्र हैं, 1/16, यानी कि 640 का 1/16 जो होंगे वो शतरंज खेलते होंगे। 16 चौका 64, यानी कि 40 छात्र ऐसे होंगे जो शतरंज खेलते होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे मैथ कितना आसान है ना, और सी टेट का खासकर तो बहुत ज्यादा आसान आता है, इसमें कोई भी मुश्किल सवाल नहीं पूछा जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, अच्छे से समझना और देखना। कहा गया कक्षा 3 के छात्रों ने 16 गुणा 25 का गुणन इस प्रकार किया कि 16 और 25 को उसने तोड़ा पहले 8 गुणा 2 में, और 25 को तोड़ा 5 गुणा 5 में। उसके बाद इनकी संख्याओं को चेंज कर दिया, 8 के साथ 5 ले लिया और 2 के साथ एक 5 ले लिया। अब एक बात सुनो, इसने जो गुणा की है आंसर आया 400। अगर हम डायरेक्ट ऐसे 16-25 की गुणा कर देते तब भी आंसर कितना आता, 400, लेकिन इसने संख्याओं को आगे पीछे करके गुणा किया है। तो इसने पूछा है कि किस विधि का इसने इसमें प्रयोग किया है। तो मैं आपसे बता दूं ये जो विधि होती है ये सहचर्य विधि होती है। अब आपको कैसे पता चलेगा, देखिए x इंटू मैंने लिखा y इंटू जेड, ये आपके साथ कोई चीज दी गई है, मैं इसे तोड़ मड़ोड़ के ऐसे लिख देता हूं y इंटू एक्स इंटू जेड। ठीक है, x मैं ब्रैकेट के अंदर ले गया तो बात तो बराबर है, अभी भी जितना आंसर यहां आना है उतना ही आंसर यहां आना है। तो संख्याओं को आगे पीछे लिख करके गुणा करने को ही क्या कहते हैं, सहचर्य सिद्धांत या सहचर्य विधि कहा जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये 3 जो बाकी बची इनका क्या मतलब है, इनका कैसे हम कर पाएंगे, इनका और समझा दो जरा। तो इन तीनों विधि के बारे में मैं आपको बता देता हूं क्या है ये, सही है। तो दूसरे नंबर पर है पुनरावृत्त विधि। ठीक है, तो बी वाला देखेंगे पुनरावृत्त वाला। देखिए जैसे आपके सामने मैंने माना 3 संख्याएं लिख दी मैंने, 7 गुणा 7 प्लस 7 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा 21। तो 7 प्लस 7 प्लस 7 ना करके मैं सीधा सीधा 7 गुणा 3 कर दूं, यानी कि 7 कितनी बार है, 3 बार, तो ये भी 21 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे ना करके ऐसे कर देना, ये विधि कहलाती है पुनरावृत्त योग विधि। ठीक है, पुनरावृत्त योग विधि। ठीक है, अब आता है सी नंबर का नंबर, प्रतिलोम गुणन सिद्धांत। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, देखो 2 संख्याएं मान लीजिए आपको दी होंगी, जैसे कि मान लो x बटे बाई की गुणा इसके ही उल्टे से यानी कि बाई बटा x से अगर मैं कर दूं तो ये हो जाती है आपकी प्रतिलोम विधि या गुणन विधि, प्रतिलोम गुणन विधि। एक संख्या जो होगी उसके उल्टे से ही इसकी गुणा होगी, तब क्या होगा, प्रतिलोम विधि होगी। अगर d की बात करूं मैं, d वाली जो विधि है आपकी, d की बात करूं, वितरण विधि, मान लीजिए x है, x की गुणा हमें करनी है बाई प्लस जेड से, बाई प्लस जेड से, तब अब देखो अब ये तो ऐसे लिखा हुआ है, तब भी बात यही है, जोड़ने के बाद सीधा गुणा कर दो। लेकिन अगर मैं इसे अलग अलग बांट दूं, जैसे x की गुणा y से कर दी तो एक्स वाई प्लस x की गुणा z से कर दी तो एक्स जेड, तो ये क्या हो गया, बट गया है x, दोनों के पास x बट गया है, तो ये हो गया वितरण सिद्धांत। ठीक है, ये आपका डी हो जाएगा, वितरण सिद्धांत। तो उम्मीद है चारों ऑप्शंस पे मैंने आपसे चर्चा की है, चारों ऑप्शंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो चारों ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है यदि a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इसी तरह से हमने अगर 9 तक का स्क्वायर करें और उन्हें जोड़ दें तो वैल्यू दी गई है हमें 285। आगे हमसे पूछा गया है तो 0.11 का स्क्वायर, 0.22 का स्क्वायर, इसी तरह से 0.99 तक के स्क्वायर को जोड़ दिया जाए तो वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा है। बड़ा आसान सवाल है, अच्छे से समझना। आपको से पूछा है 0.11 का स्क्वायर, एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूं, रिपीट कर लेता हूं, 0.22 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 0.99 का स्क्वायर। ठीक है, 99 का स्क्वायर। देखो अगर मैं यहां पर देखूं तो 11/100 लिख सकता हूं, पॉइंट हटाऊंगा नीचे 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, प्लस यहां पर क्या लिख सकता हूं, 22/100 लिख सकता हूं,
पॉइंट हटाऊंगा 2 जीरो लग जाएंगे बराबर, सॉरी आगे अगर मैं चलूँ तो ऐसे 99/100 लिख सकता हूँ, पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो नीचे लग जाएंगे, बात खत्म। ठीक है, ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब यहाँ पर आओ, क्या इसमें से मैं 11/100 कॉमन ले सकता हूँ, और स्क्वायर है तो साथ में स्क्वायर भी लग जाएगा इस पे। ठीक है, 11/100 का स्क्वायर मैंने बाहर कॉमन ले लिया है। अब आपका बचेगा क्या यहाँ, 11/100 तो पूरा आ गया, तो एक बचेगा, और एक का स्क्वायर मैं लगा सकता हूँ, एक ही आता है। आगे बचेगा 2 का स्क्वायर, इसी तरह से आगे तक जाएगा, और लास्ट में बचेगा 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्यों बचेगा, देखिए 11 मैंने बाहर ले लिया तो 11 दूनी 22, और ऐसे ही 11 नीम 99 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो मेरे पास है, दी है उसने कितनी, 285, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 121/100 गुणा 100, 2 बार गुणा हो जाएगी 100 की आपस में, और इसकी वैल्यू मेरे पास है 285। अब मैटर करती है कैलकुलेशन, आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है और आपका कैलकुलेशन में पकड़ क्या है। 5 से अगर मैं काटूं तो 20 बार कट जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, यानी कि 57 बार कट जाएगा। 57 की गुणा 121 से करनी है, कर रहा हूं मैं, देखो कैसे 57 ही कम 57, हासिल कितना लगेगा 5, 57 धुनी 114, और 5 कितना हो गया 119, हासिल कितना फिर से 11। ठीक है, 57 ही कम 57 और 11 कितना हो जाएगा 68। नीचे क्या बचा हुआ आपके पास, 1000 गुणा 2। अब कुछ लोग सोच रहे हैं 1000 कहां से आ गया, देखिए 2 जीरो तो ये थे, 1 जीरो ये, मैंने जीरो वाली संख्या अलग कर दी, 2 को अलग कर दिया, तो 1000 और 2 बच जाएगा। ठीक है, अगर 100 की और 20 की गुणा करोगे तब भी क्या आ जाएगा आपके पास, 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है चलिए, अगर यहाँ पर 3 जीरो लग रहे हैं, अगर यहाँ पर 3 जीरो लगे हुए हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ 3 संख्याओं के बाद क्या लगा दोगे, दशमलव लगा दोगे, जैसे 6.897, ये आपके पास संख्या बन जाएगी, और बटे में क्या बचा है 2। अब 2 से इसे भाग कर लो, 2 तिया 6, पॉइंट 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, और 2 पंजे 10। बस आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3.4485। उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। हो सकता है कैलकुलेशन में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन इतना बड़ा है नहीं कैलकुलेशन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। आप अपना दिमाग लगाकर जो भी सोचे वो सोचते रहिए, लेकिन मैं आपको इसे सोल्व करा रहा हूं। देखिए जैसे 11,000 उसने कहा तो 11,000 लिख लो, फिर 1100 कहा तो 1100 लिख लो, फिर क्या बोला उसने 11, लास्ट में क्या बोला 11 का प्रतिनिधित्व करना है। तीनों को जोड़ दो, 1 1 1 2 1, 12,111, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप में से इसमें तो बहुत लोगों ने दिमाग चलाया होगा, लिखा भी होगा, है ना, बहुत अलग अलग संख्याएं लिखी होंगी, लेकिन जो सही आंसर है वो यही है। ठीक है, आपसे पूछा है कि 7y की गुणा अगर हम 6 से करें तो y y y बनता है, यानी कि यहां जो संख्या आएगी वही संख्या तीनों जगह नीचे आएगी। अगर देखो तो ऑप्शन से हम इसे करेंगे। पहला ऑप्शन अपने पास क्या है 8, तो 8 मैं ले लेता हूं, 8 छंग 48, 8 आ गया, कितना बचा 4, 7 छंग 42 और 4 कितना हो गया 46, लेकिन यहाँ तो 4 6 8 आ गया, आना क्या चाहिए था 8 8 8 आना चाहिए था, तो ये कट जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब मैं ऑप्शन नंबर सी ले रहा हूं, देखिए 7y की जगह मैंने ले लिया 4 और गुणा 6, 6 चौक 24, 4 हासिल कितना 2, 7 छंग 42 और 2 44। देखो अगर मैंने y की वैल्यू 4 रखी तो नीचे भी देखो 4 4 बन गया, इसका मतलब ऑप्शन क्या है आपका सी ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर y y है, यानी तीनों एक सी संख्याएं, यहाँ भी तीनों एक जैसी संख्याएं आ गई हैं, जहां मैंने y की वैल्यू 4 लिया था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखिए क्या है। कहा गया एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए गए हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्ति की संख्या के समान हो। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि पंक्ति में पौधों की संख्या और पंक्तियों की संख्या समान हो, या पंक्तियों की जगह कुछ और दे दे और पौधों की जगह कुछ और दे दे, लेकिन दोनों चीजें क्या हो बराबर हो, तो उसने पूछा प्रत्येक पौधों में संख्या क्या है। तो कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा इसका रूट निकाल देना है, किसका 784।
784 का वर्गमूल जो होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। और 784 का वर्गमूल क्या होगा? 784 का वर्गमूल क्या होगा बोलो? 28 होगा ना, 28 होगा। 3 का 30 का देखेंगे तो 3 तिया 9, यानी कि 900 के करीब है, और 900 से क्या है, ये कुछ कम है, तो 28 इसका आंसर हो जाएगा। 28 पंक्ति होंगी, एक पंक्ति में कितने पौधे होंगे? 28 पौधे होंगे। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आ गया। फिक्स पैटर्न का सवाल है ये, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। कभी भी इस तरह की चीजें आपको दी गई हो तो आप सीधा सीधा क्या करोगे? उसका वर्गमूल निकाल दोगे। देखिए, आपको एक सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से एक संख्या दी गई है का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ अनुमान बताना है, लगभग वैल्यू बतानी है, सॉल्व नहीं करना है और ना ही इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, सिर्फ अनुमान लगाना है, अनुमान कौन सा है। और अपने पास से तो बता नहीं रहा मैं, सीटेट का ही सवाल ये पूछा गया है। अनुमान की अगर मैं बात करूं तो 7.1 लगभग कितना है? 7 के बराबर है। अगर वहीं मैं बात करूं 3.85 तो लगभग कितना है? 4 के बराबर है। वहीं अगर मैं बात करूं 9.09 की तो लगभग कितना है? 9 के बराबर है। ठीक है, बस अब ये देख लो क्या आ रहा है, 7 गुणा 4/9। लगभग अनुमानित मान जो होगा सबसे अच्छा यही होगा, 7 गुणा 4/9, ऑप्शन नंबर बी। आंसर नहीं निकालना था, कैलकुलेशन नहीं करनी थी, केवल अनुमानित मान बताना था, अनुमान लगाना था कौन सा मान सबसे करीबी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहा गया है ए के उन सभी संभावित मानों जिनके लिए 4 अंकीय संख्या 3 से विभाजित है का योग बताना है। ए के मानों का योग बताना है। ठीक है, संख्या है तुम्हारे पास 54 7A। ठीक है, अब ए की जगह पर कौन कौन सी वैल्यू मैं रखूं जिससे कि ये 3 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, अगर 3 का रूल मैं अगर आपको बताऊं यहां पर, तो जो 9 का रूल है वही 3 का भी रूल है। अगर कोई संख्या 3 से कटती है तो उसके अंकों का योग भी 3 से कट जाएगा, उसके अंकों का योग भी 3 से कट जाएगा। देखिए, जिन भी साथियों को परेशानी हो रही है तो आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर नंबर सिस्टम की A to Z टोटल वीडियोस, टोटल क्लासेस पढ़ी ही है, आप उन्हें जाकर देख लो। ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाई हैं, लेकिन यहां पर सारी चीजें डिटेल में नहीं समझा सकता, जो चीज सामने आएगी वही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। 3 से विभाजित होने का मतलब है अंकों का योग भी 3 से कटना चाहिए। तो देखिए, 5 4 9, 3 से कट जाएगा, बचा 7। 7 में क्या जोड़ू कि 3 से कट जाए? तो आप कहोगे 2। तो सबसे पहली वैल्यू ए की क्या आ जाएगी? सबसे पहली वैल्यू आ गई ए की 2। ठीक है, अगर दूसरी वैल्यू की बात करूं तो इसमें 3 जोड़ के निकाल लो 5, फिर इसमें 3 जोड़ दो 8। ठीक है, 8 में 3 जोड़ोगे 11 हो जाएगा, 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो मैक्सिमम मान क्या होंगे? 2 5 और 8। ए के जगह पर 2 5 8 रखने पर संख्या जो है 3 से कट जाएगी। और आपसे जो पूछा है इनका योग पूछा है, 8 5 13 और 2 15 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो मैंने रूल रखा है उसी के हिसाब से ये सवाल होगा। अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, बस 5 और 4 9, 3 से कट जाएगा, बचा कितना? 7। ठीक है, 7 में क्या जोड़ू 3 से कट जाए? तो आप कहोगे 2। तो पहली संख्या आ गई 2, फिर उसमें 3 जोड़ के देख लेंगे 5, फिर उसमें 3 जोड़ के देख लेंगे 8, यानी कि 15 इनका योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 4 संख्याएं आपको दी गई हैं, क्रमागत हैं, जो कि आपसे पूछा गया है ये संख्या क्या है, विषम है, सम है, प्राकृत है या अभाज्य है। यहां पर मुझे x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो कितना आ जाएगा? माइनस में आएगा। ऐसी संख्या रखो जो प्लस में आ जाए। ठीक है, अगर मैं 6 रखूं तो 12 आ जाएगा, फिर भी माइनस में 1 रहेगा। अगर मैं 7 रखूं तो 14 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू मैं यहां पर 7 पुट कर रहा हूं। 7 अगर मैं रखता हूं, 7 दूनी 14 में से 13 गया तो 1 बच जाएगा। नेक्स्ट संख्या देखो, 7 दूनी 14 में से 11 गया तो 3 बच जाएगा। उसके बाद 7 दूनी 14 में से 9 गया तो 5 बच जाएगा। उसके बाद 7 दूनी 14 में से 7 गया तो 7 बच जाएगा। अब ये जो संख्याएं आपके पास आई हैं, इन संख्याओं के बारे में वह पूछ रहा है क्या है? सम संख्याएं हैं? नहीं, सम तो नहीं है।
विषम संख्याएं हैं, हाँ विषम संख्याएं हैं ये। प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं तो आप जानते ही हैं। अभाज्य संख्याएं हैं, हाँ अभाज्य संख्याएं भी हैं ये सब की सब। अभाज्य संख्याएं, एक को अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं रखते हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दो वर्ड का प्रयोग किया गया है। देखो आप अगर ध्यान से, तो एक तो परवर्ती वर्ड का यूज किया गया है और दूसरा पूर्ववर्ती। परवर्ती और पूर्ववर्ती समझ लो, पूर्व प्लस वर्ती, पूर्ववर्ती। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले जो बीत गया, जो गुजर चुका है ना, तो संख्या से पहले की संख्या, संख्या से पहले की संख्या। इसका मतलब क्या है ये बताऊंगा। देखिए जैसे मैंने कहा 100 की पूर्ववर्ती, तो 100 की पूर्ववर्ती यानी कि 100 से पहले की संख्या क्या होगी, 99 हो जाएगी। अगर मैं परवर्ती की बात करूं, परवर्ती, परवर्ती की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, संख्या, संख्या से बाद की संख्या, बाद की संख्या या आगे की संख्या आप कह सकते हो। बस इसी हिसाब से चेक कर लेंगे। कहा गया 100 के पूर्ववर्ती, सॉरी 1000 के पूर्ववर्ती की क्या होगा, 999 होगा। सिर्फ एक कम और एक ज्यादा चेक करेंगे, पूर्ववर्ती 999 है। 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती तो 99 हो गया, और इसका भी पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 998 हो जाएगा। का इसने कितना दिया, 999, जो कि गलत है। कितना आ रहा है हमारे पास, 998 आ रहा है। कहा गया 1000 के पूर्ववर्ती का, 1000 का पूर्ववर्ती निकालो पहले, क्या होगा 999। अब देखो परवर्ती 1001 है, अगर मैं इसका परवर्ती देखूं तो कितना आ जाएगा, फिर से 1000 ना आ जाएगा। 999 की आगे की संख्या क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखो, 1000 के पूर्ववर्ती यानी कि पूर्ववर्ती देखेंगे तो 999 आ जाएगी। का परवर्ती 1002 है, नहीं, क्योंकि परवर्ती तो क्या हो जाएगा, फिर से 1000 हो जाएगा। सी भी ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन बचा डी, डी ही आपका आंसर हो जाएगा। चेक करके बता देता हूं, देखो 1000 का परवर्ती, 1000 का परवर्ती क्या होगा, 1001। ठीक है, का पूर्ववर्ती, का पूर्ववर्ती क्या होगा, एक कम कर देंगे, 1000 क्या आ गया, 1000। देखो 1000 ही दिया है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दो वर्ड का इसमें इस्तेमाल किया गया था, पूर्ववर्ती और परवर्ती। और तीसरा जो इसमें ध्यान रखना है, वो इस बात का ध्यान रखना है कि एक कम और एक ज्यादा ही करेंगे। ऐसा नहीं कि दो कम दो ज्यादा कर दो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया है। तो मुझे तो पता है क्या नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकता। समझो कैसे, अगर एक का वर्ग करोगे तो एक आ जाएगा, यानी कि इकाई के स्थान पर एक भी आ जाएगा। दो का वर्ग करोगे तो इकाई के स्थान पर 4 भी आ जाएगा। 3 का वर्ग करोगे तो इकाई के स्थान पर 9 भी आ जाएगा। 4 का वर्ग करोगे तो इकाई के स्थान पर 6 भी आ जाएगा। 4 चौक 16, 16 में इकाई का स्थान क्या है, 6। 5 का वर्ग करोगे तो इकाई के स्थान पर 5 भी आ जाएगा। तो ये सारी संख्याएं जो ये आ सकती हैं, और साथ ही साथ 0 भी आ सकता है, क्योंकि 10 का वर्ग करोगे तो 0 आएगा। 1 4 9 6 5 0, ये सब आ सकती हैं। इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा था जो नहीं आ सकता, कौन सा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कहा गया 5671 और उसके अंक पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर बताना है। देखिए 5671 और अंतर बताना है किसका, इसके अंक पलटने पर। 1 7 6 5, इसी संख्या के अंकों को पलट दिया मैंने। लास्ट में 1 था तो शुरू में 1 ले लिया है, और इधर से संख्या उल्टी लिख दी है। बस घटा लो, क्या बचेगा, 11 में से 5 जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक है, 6 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। उसके बाद 6 में से 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बच जाएगा। 39 0 6, 3906 आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कुछ नहीं था, बस उसने ये बोला था एक संख्या दी थी और उसके अंकों को पलटने पर उन दोनों संख्याओं का क्या पूछा था, अंतर पूछा था, बस बात खत्म हो गई। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, दो संख्याओं का योग 32 है। मान लीजिए दो संख्याएं x और y, इनका योग कितना है, 32 है। उनमें से यदि एक संख्या 36 है तो मैंने मान लिया x की वैल्यू क्या है, -36 है प्लस y बराबर 32। देखो माइनस में दिया है तो माइनस में रखेंगे, प्लस में देगा तो प्लस में रखेंगे। अब y बराबर निकाल लो, 36 इधर लेके जाओगे तो 32 प्लस 36 हो जाएगा, 68 सॉरी कितना आ जाएगा, 68। y बराबर 68, काय का, प्लस का। ध्यान रखेंगे प्लस का या माइनस का, क्योंकि देखो माइनस में भी दिया है और प्लस में भी दिया है, तो माइनस वाला नहीं होगा, प्लस वाला होगा। प्लस वाला 68 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संख्या n को दुगुना करके उसमें 22 जोड़ा जाता है। कोई संख्या n है, n, इसे मैंने दोगुना कर दिया और इसमें क्या कर दिया, 22 जोड़ दिया है। परिणाम को 2 से भाग किया जाता है। जो संख्या ये बनी है इसे क्या किया है, 2 से भाग किया जाता है। फिर उसमें से वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है। फिर इसमें से क्या किया गया है, n को घटाया जाता है। अंतिम परिणाम क्या होगा ये पूछा है। मैं 2 की गुणा इधर हो जाएगी, देखो 2n प्लस वाई माइनस 2n बटा 2, ठीक है। एलसीएम 2 लिया, तिरछी गुणा हो जाएगी, n से 2n से 2n कट जाएगा, बचेगा क्या, 22 बटे 2। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही हो जाएगा इसका, ठीक है। आसान सवाल था, कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया 1999 में किसी देश की जनसंख्या 30.3 मिलियन थी। कौन सी संख्या 30.3 मिलियन के समान होगी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें जीरो लगा देने हैं और कोई मसला नहीं है। अगर मैं 1 मिलियन की बात करूं, 1 मिलियन समझो, 1 मिलियन बराबर क्या होता है, 10 लाख होता है कि नहीं, 6 जीरो, ठीक है, 6 जीरो। अब यहां पर एक पॉइंट है तो कितने जीरो होंगे, पीछे 5 जीरो होंगे, 2 4 5, ये वाला आपका डी आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूं। देखिए 30.3 को हमें 10 मतलब 1 मिलियन से गुणा करना है, क्योंकि इसे मिलियन में बना देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 है तो 1 जीरो कट जाएगा। अब बचेगा क्या आपके पास, 303 और जीरो कितने बचे, 1 2 3 4 5 जीरो, ठीक है। तो मिलियन का जो प्रतिनिधित्व करेगा वो ऑप्शन नंबर डी करेगा। कुछ नहीं करना था, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो 10 लाख से गुणा करना था इस संख्या को, ये मिलियन में बन जाएगी, ठीक है। मिलियन में ही बनाना था और कुछ भी नहीं था इस सवाल के अंदर। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करेंगे। उम्मीद है आपको जो भी चीजें बताई गई हैं सब अच्छे से समझ में आ गई होंगी और क्लास पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो भी साथी हैं आपके जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस सेशन के बारे में बताओ और उन्हें इस चैनल पर जोड़ो, इस सेशन के साथ जोड़ो, ताकि इन सब चीजों का लाभ उन्हें भी मिल सके।